हेलो एवरीवन, ये मेरा 13th लेक्चर है। 12th लेक्चर में मैंने बताया था आपको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसमें मैंने बताया था आपको कि दो तरह का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, जिसमें मैंने आपको डायमंड के बारे में बता दिया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अबाउट ग्रेफाइट। देखते हैं, सबसे पहले ग्रेफाइट का देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में लिखते हैं फर्स्ट कि इट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या मैंने बोला कि जो ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मोडायनामिकली एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। अगर पूछेगा कि थर्मोडायनामिक सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रॉप कौन है, तो द आंसर इज ग्रेफाइट। अमंग किसमें? तो ग्रेफाइट, फ्लोरीन और डायमंड में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है थर्मोडायनामिकली? तो वो है आपका ग्रेफाइट। दूसरा, it is good conductor of electricity। क्यों? because each carbon atom has one free electrons। तीसरा, it has very high melting point। बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग। देखने जा रहे हैं हम लोग टॉपिक प्रिपरेशन। देखते हैं कि ग्रेफाइट इज artificially prepared by heating सिलिका मतलब हो गया आपका SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, विथ कोक एट very high temperature in an इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब हम लोग कोक और सिलिका को एक साथ हीट करेंगे तो हम लोग को जाके मिलेगा सिलिकॉन कार्बाइड, और जब सिलिकॉन कार्बाइड को डिकम्पोज करेंगे तो हम लोग को जाके मिलेगा ग्रेफाइट। रिएक्शन देखिए आप कि SiO2 ये है सिलिका। अब सिलिका को हम लोग हीट करने जा रहे हैं कोक के साथ, तो क्या होगा? ये देगा SiC+ 2CO। अब हम लोग बैलेंस करेंगे इसको तो यहाँ पे ले लेंगे 3, और जब SiC डिकम्पोजेस, ये टूट जाता है, डिकम्पोजेस टू गिव, क्या देगा? टू गिव ग्रेफाइट। देख लीजिए, ले लेते हैं हम लोग SiC और इसको हम लोग हीट कर दें तो ये टूट जाएगा Si+C। नाम इसका जान रहे हैं आप, ग्रेफाइट। अब बात करते हैं इसमें हम लोग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में सबसे पहले बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट कि इन ग्रेफाइट each carbon atom is sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हम लोगों ने देखा था कि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। each carbon atom is bonded to three other carbon atoms by strong sigma bonds. The fourth
the fourth valence electrons of all the carbon atoms together will form a delocalized pi electron cloud। ठीक है, क्या बोले हम लोग कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जिसमें हर एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि जो चौथा सब कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम है सबका फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर्म करता है, टुगेदर विल फॉर्म ए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और यही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण ये एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि उत्तरदायी होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेचर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, कोई पूछेगा कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों होता है, तो मैंने बताया कि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना दिया, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लॉड बनाता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का और कंडक्टिंग नेचर ऑफ ग्रेफाइट का। अब देखते हैं आगे हम लोग बात करें इसका स्ट्रक्चर का, तो पहला भी बताया कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जबकि सबका चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो है वो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड बनाता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिंग नेचर ऑफ ग्रेफाइट। सेकेंड, ग्रेफाइट कंसिस्ट हेक्सागोनल रिंग्स, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है ग्रेफाइट। तीसरा, ग्रेफाइट के पास इट हैज लेयर लैटिस स्ट्रक्चर। कल हम लोग डायमंड में देखे थे कि टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि इसका लेयर होता है, परत दर परत ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैसा होता है बना के फिगर को। फोर्थ, लेयर्स आर, जो लेयर होते हैं, लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर, आपस में बंधे होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय ए विक वांडर वाल फोर्सेस। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बताइए कि ग्रेफाइट में जो लेयर होते हैं वो किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो दे देगा बहुत सारा ऑप्शन, तो उसका आंसर होगा विक वान डर वाल फोर्स से बंधे होते हैं। इसलिए इसको क्लीव करना, आपस में लेयर को तोड़ देना इजी होता है, और यही विक वान डर वाल फोर्स के कारण जो है ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, क्योंकि इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है और लेयर्स को क्लीव करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो एक विक वान डर वाल फोर्स से आपस में जुड़े होते हैं। तो लिखेंगे 5वां नंबर कि the soft and slippery nature of graphite is due to its layer structure। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि सॉफ्ट और स्लिपरी इसलिए होता है क्योंकि इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है। जब लेयर होते हैं वो आपस में वीक वान डर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं, तो उसको क्लीव करना आसान होता है, इसलिए ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग ल्यूब्रिकेंट के रूप में करते हैं, राइट। 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 141.5 पिकोमीटर। 7 the distance between two layer, दो layers के बीच का, two layers, the distance between two layers is कितना होता है, तो 340 पिकोमीटर। अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको कि कैसा होता है ये। आप देख सकते हैं इधर
कि मैंने ग्रेफाइट का फिगर बना रखा है पहले से, और इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो आपको दिख रहा है हेक्सागोनल रिंग, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है आपको, राइट। और दिख रहा होगा कि ये डॉटेड 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 दिख रहा है कि ये कोई अट्रैक्टिव फोर्स से ये आपस में जुड़े हुए हैं, हेड किए हुए हैं। तो वो जो फोर्स है वो है आपका वीक वान डेर वाल फोर्स, राइट। अब देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर है, दो लेयरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 340 पिकोमीटर है। अब ये भी देखते हैं कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 141.5 पिकोमीटर। हम लोग देखे थे कि डायमंड में 154 पिकोमीटर होता है, और अभी देख रहे हैं 141.5। वो रिस्पॉन्सिबल होता है पाई बॉन्ड के कारण। जो डायमंड में देखे थे हम लोग कि चारों सिग्मा बॉन्ड था, अभी देख रहे हैं कि 3 सिग्मा है और 1 पाई है, और इसी पाई बॉन्ड के कारण जो इसका बॉन्ड लेंथ है वो घट जाता है डायमंड से, और इसका हो जाता है 141.5 पिकोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोरीन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोरीन्स के बारे में। फ्लोरीन्स देखते हैं कि फ्लोरीन्स आर prepared by heating graphite in an electric furnace। क्या बोले कि फ्लोरीन्स आर prepared by heating graphite in an electric furnace in an inert atmosphere of हीलियम एंड आर्गन। ऐसा करने से हम लोगों को सूटी मटेरियल्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सूटी मटेरियल्स। सूटी का मतलब होता है कालिक, ठीक है, काला पदार्थ हम लोग को प्राप्त होता है जो कंसिस्ट करता है कार्बन 60 से लेके कार्बन 70 चेन्स को कंसिस्ट करता है। तो ये कार्बन 60 को हम लोग बोलते हैं बक मिंस्टर फ्लोरीन। क्या बोलते हैं हम लोग कार्बन 60 को, बक मिंस्टर फ्लोरीन। और बक मिंस्टर फ्लोरीन जो है ये कंसिस्ट करता है, लिखेंगे कि बक मिंस्टर फ्लोरीन consists of 20 hexagonal 6-membered rings and or 12 pentagonal 5-membered rings. It is also known as बकी बॉल बोलते हैं हम लोग इसको। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं कि इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल 5 मेंबर गिन सकते हैं आप। यहाँ पे हेक्सागोनल को 1 2 3 4 5 6, आप इसमें पेंटागोनल भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल ये स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आता है कि कितना हेक्सागोनल कितना पेंटागोनल। तो 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल होता है। अगर कोई आपसे पूछा अब कि डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि डायमंड एक हार्डेस्ट सबस्टांस है, नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टांस, जबकि ग्रेफाइट हम लोग देखें कि सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। डायमंड में देखें कि कार्बन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन ग्रेफाइट में हम लोग देखें कि कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। डायमंड में हम लोग देखें कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट में देखें कि सब कार्बन के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लॉट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड हम लोग देखें कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आपका ग्रेफाइट जो है वो ओपेक होता है। ओपेक मीन्स होता है धुंधला,
मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज का होता है कार्बन आइटम, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेफाइट ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। डायमंड आपका कठोर है लेकिन ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट और स्लिपरी है। फिर पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिकली कौन है, तो सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप जो है आपका कार्बन का, वो ग्रेफाइट जो है वो मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली एलोट्रॉप है ऑफ कार्बन, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, जिसमें पहला नंबर आता है सिलिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिलिका, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SiO2। लिखते हैं कि 95% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, जिसमें सिलिकेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो Si4 होता है, और सिलिका का स्ट्रक्चर होता है SiO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बोले हम लोग कि 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। लिखते हैं हम लोग कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज commonly known as silica. Quartz and cristobalite are crystalline form of किसका, सिलिका का। Silica is covalent three-dimensional नेटवर्क सॉलिड है। क्या बोले कि सिलिका जो है एक कोवैलेंट 3-डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है, in which each silicon atom is covalently bonded to 4 oxygen atoms in tetrahedral manner. Oxygen atom each turn covalently bonded to other silicon atoms as shown in figure। क्या बोले कि सबसे पहले हर एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से कोवैलेंटली जुड़ा होता है, और बाद में फिर से ऑक्सीजन एटम जो है वो फिर से कोवैलेंटली जुड़ जाता है आपके सिलिकॉन एटम से, और एक नेटवर्क सॉलिड बनाता है। नेटवर्क मीन्स होता है जाल टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि SiO आप देख पा रहे हैं कि कैसे आपका सिलिकॉन आइटम जो है वो 4 ऑक्सीजन आइटम से टेट्राहेड्रली ज्वाइंट है बाय कोवैलेंट बॉन्ड।
देख लीजिए आप कि जो हर एक कौन एटम, सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फिर से ये ऑक्सीजन एटम सिर्फ 4 से नहीं जुड़ा, यहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन से जुड़ा, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा, इस टाइप का ये नेटवर्क सॉलिड बनाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको बोले थे यहाँ पे कि ये कोवैलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर जाइंट जैसे विशाल बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कि सिलिका in its normal state or normal form is almost non-reactive। सिलिका जो है इन इट्स नॉर्मल स्टेट जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ very high bond dissociation enthalpy of SiO bond। अब देख लीजिए ये SI और O का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। अगर कम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता तो ये रिएक्टिव होता, लेकिन इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है, नेटवर्क सॉलिड है आपका, तो इसीलिए ये सिलिका जो है वो नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल स्टेट में ये नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। इट रेसिस्ट, ये रोकता है, इट रेसिस्ट बाय द अटैक ऑफ, ये अपोज करता है बाय द अटैक ऑफ हाइड्रोजन्स, कॉमा डाइहाइड्रोजन, कॉमा एसिड्स, कॉमा मेटल्स, ठीक है। हाउएवर, लेकिन हाउएवर it is attacked by किसे, तो NaOH and HF। रिएक्शन देखते हैं हम लोग NaOH का और HF का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि SiO2 प्लस NaOH ये बना देगा Na2SiO3 प्लस H2O, नाम इसका देख लीजिए सोडियम सिलिकेट, ओके। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, ऑक्सीजन 4 हो गया तो 3 और 1 4 हो गया, बैलेंस है। और SiO2 प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस H2O, बैलेंस कीजिए, फ्लोरीन 4 है तो यहाँ पे 4 ले लें, हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ 2 ले लीजिए। अब देखिए ये पूरा बैलेंस है, तो ये था क्या देखें हम लोग कि सिलिका जो होता है वो अपने नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि SiO का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है और ये जनरली रेसिस्ट करता है बाय द अटैक ऑफ हाइड्रोजन्स, डाइहाइड्रोजन, एसिड्स, मेटल्स। लेकिन तब भी ये कभी कभी अटैक होता है NaOH और HF के द्वारा, जिसमें आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि SiO2 जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो ये बनाया सोडियम सिलिकेट और वाटर, और जब सिलिका जब हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन किया तो ये बनाया सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और वाटर, ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट सिलिकेट्स, तो देखने जा रहे हैं सिलिकेट्स। बोलेंगे कि ए लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल एग्जिस्ट्स इन नेचर। क्या बोले कि लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल जो है वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, जैसे में सर, तो सच एज, जैसे में माइका,
कॉमा एस्बेस्टस कॉमा जियोलाइट etc. The basic structural unit of silicates is SiO4 माइनस टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर SiO4 माइनस in which silicon atom is covalently bonded to 4 oxygen atoms in tetrahedral manner. देखते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल में कैसे जुड़ता है SI देख लीजिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, बॉन्ड पेयर चारों है, ठीक है, लोन पेयर नथिंग है, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये बात की है हम लोग सिलिकेट्स का। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है ग्रुप 14 का, जिसका नाम है सिलिकॉन्स। हाँ, लास्ट क्लास है, यहाँ पे हम लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक है ये ग्रुप 14 का, जिसमें लोग देख रहे हैं सिलिकॉन्स। तो सबसे पहले पूछेगा सिलिकॉन्स है क्या? तो सिलिकॉन्स एक ग्रुप है ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। पॉलीमर मतलब होता है, पॉलीमर होता है बहुत सारा, अमर मीन्स होता है पार्ट। एक हाई मॉलिक्यूलर मास स्पीसीज है जिसमें बहुत सारे मोनोमर के रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं पॉलीमर। मोनो मतलब एक, अमर मीन्स होता है पार्ट, और पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, अमर मीन्स होता है पार्ट, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं आपस में तो पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें इथीन, तो इथीन जो है वो एक पार्ट से बना हुआ इथीन, तो इसको कहते हैं हम लोग मोनोमर। लेकिन यही इथीन का बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट होगा, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ इथीन बनाएगा पॉलीइथीन। ओके, तो यहाँ इथीन हो गया मोनोमर और पॉलीइथीन हो गया पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये दो तरह का होता है मेनली, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन मीन्स जिसमें जुड़ता है, जैसे मैंने बताया इथीन से पॉलीथीन, तो ये हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसमें कोई माइनर मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ये सब जो हम लोग रिमूव करते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग यहाँ देखें कि जिसमें R2SiO, R2 मीन्स R यहाँ पे या तो अल्काइल या तो अराइल ग्रुप हो सकता है, और ये सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि Si को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट कितने पे? तो 570 केल्विन पे। तो हम लोग को मिलता है क्या? ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलिकॉन या फिर डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मीन्स होता है तो कंपाउंड को हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग को? डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CH3 का होल टू SiCl2 फॉलोड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसमें माइनर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, छोटा छोटा मॉलिक्यूल का, ठीक है। यील्ड स्ट्रेट चेन्स ऑफ पॉलीमर। देख लीजिए आप यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ले लिए यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड,
या फिर इसको लोग क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। अब इसको रिएक्शन करवा दिया हम लोग सिलिकॉन के साथ, तो कॉपर पाउडर कैटलिस्ट है, 570 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ये बनाया डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन। इसमें हम लोग क्या किए कि 2 ठो HCl निकाल दिए और 2 ठो वाटर जोड़ दिए, तो हम लोग को ये चीज़ मिला डाईमिथाइल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन। अब इसको हम लोग स्ट्रेट करके ऐसे लिखे CH3 तो देखिए 2 CH3 है, OH का होल 2, तो OH देख रहे 2 है, और SI। तो ये हम लोग बोले थे कि लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट मिलके ही पॉलीमर बनाते हैं, तो देखिए ये रिपीट कर रहा है ये चीज। अब इसमें लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, माइनर मॉलिक्यूल, जैसे में वाटर को निकाल रहे हैं यहाँ से, जैसे देखिए यहाँ से निकाले हम लोग H, तो यहाँ क्या बचेगा O, अब यहाँ बचा O, और यहाँ से निकाल दिया OH, तो OH और H, H2 निकला, तो यहाँ बचा O, फिर SI, फिर ये चीज निकाल दिए, तो यहाँ से भी H निकालेंगे, तो ये O यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ा, और इसी को हम लोग बोले यहाँ पे सिलिकॉन्स। और सिलिकॉन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एक अच्छा वाटर रिपेलेंट होता है, क्योंकि ये अल्काइल नॉन पोलर ग्रुप से ये जुड़े होते हैं, सराउंडेड बाय नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप, इसलिए एक वाटर रिपेलेंट का काम करता है। और इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल इंसुलेटर्स बनाने में भी करते हैं, शू पॉलिश में भी करते हैं। अब ये था हमारा ग्रुप 14 का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखें सिलिकॉन्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 15, और ये मटेरियल जो है ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक का जो हम बताएंगे आपको, ये रिलेटेड होगा क्लास 12 का। और क्लास 12 का सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर अगर कोई है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और उससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें मेन हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं, कैसे करते हैं, लैब मेथड, जनरल मेथड, ओके। तो इसके बाद उसका हम लोग देखेंगे रिएक्शंस, उसका देखेंगे स्ट्रक्चर, और उसके बाद कुछ उसमें रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे कि वाई अमोनिया एक्ट्स एज लेविस बेस, क्यों काम करता है। तो इसमें 4 चीज़ हम लोग को पी ब्लॉक में ध्यान देना है, किसी कंपाउंड का प्रिपरेशन, लैब मेथड, जनरल मेथड, किसी कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस, उसका स्ट्रक्चर, और उससे जो रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अभी था कि वाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बताया कि ग्रेफाइट में जो होता है, हर कार्बन एटम जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जो एक कार्बन एटम के पास हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल के पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसका कंडक्टिंग नेचर का। इस टाइप का रीजनिंग क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक का। तब तक के लिए थैंक यू।